उनके आने से पहले होम्स ने कहा, अपना हाथ इस बेचारी की बाह पर रखो और यहाँ इसके पैर पर। तुमको क्या लगता है? इसकी मांसपेशियां लकड़ी की तरह सख्त हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐठी हुई हैं और चेहरा एकदम से टेढ़ा। इससे तुम किसी नतीजे पर पहुंचते हो? किसी तेज वेजिटेबल एल्कालॉइड से मौत। मैंने जवाब दिया, ऐसा कोई तत्व जिससे टिटनेस हो सकती है। जैसे ही मैंने चेहरे की खिंची हुई मांसपेशियां देखी, यही ख्याल मेरे मन में आया। कमरे में घुसने के बाद मैंने स्रोत को ढूंढने की कोशिश की जिससे जहर उसके शरीर में फैला था। जैसा कि तुमने देखा, मैंने एक कांटा देखा जो उसकी खोपड़ी में धीरे से घुसा था। तुमने देखा कि जिस जगह कांटा लगा था वो छत के सुराख की तरफ था। अगर उस वक्त ये अपनी कुर्सी पर बैठा था। अब कांटे की जांच करो। मैंने ध्यान से उसे उठाया और लैंटेन की रोशनी में उसे देखा। वो लंबा, पैना और काला था। वो नोक पर चमक रहा था, मानो कोई चिपकाने वाला पदार्थ उस पर सुखाया गया हो। उसका धारहीन हिस्सा काट कर गोल कर दिया गया था। क्या वो इंग्लिश कांटा है? मैंने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सब तथ्यों से तुम किस नतीजे पर पहुंच सकते हो? पर अब पेशेवर लोग आ गए हैं, इसलिए हम सहायकों को पीछे हट जाना चाहिए। जब वो ये कह रहा था तो उस वक्त वो कदम जो पास आ रहे थे गलियारे में जोर से सुनाई देने लगे और एक बेहद हट्टा कट्टा आदमी स्लेटी रंग का सूट पहने भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। वो लाल चेहरे वाला, मोटा था। उसके पास दो छोटी छोटी चमकती आंखें थीं जो बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके ठीक पीछे यूनिफॉर्म पहने एक इंस्पेक्टर था और अब भी थर थर कांपता थेडियस शॉल्टो। यहाँ पर काम है, दबी सी फटी आवाज़ में वो बोला। यहाँ ज़रूरी काम है, पर ये लोग कौन हैं? ये घर तो खरगोश के दड़बे से भी ज़्यादा भरा लग रहा है। मेरे ख्याल से आप मुझे जानते हैं मिस्टर एथेल्नी जोन्स, होम्स ने धीरे से कहा। क्यों? बिल्कुल मुझे याद है, वो खड़ी सांस से बोला। तुम मिस्टर शर्लक होम्स हो, याद रखूंगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि कैसे तुमने बिरापगेट ज्वेल मामले में हम सबको कारण, निष्कर्ष और नतीजे पर लेक्चर दिया था। ये सच है कि तुमने हमें सही पटरी पर खड़ा किया, पर अब तुम मानोगे कि वो अच्छी किस्मत की वजह से था, अच्छे निर्देश की वजह से नहीं। मैं बहुत आसान तर्कों से समझा रहा था। ओह चलो, आप कबूलने में शर्म मत करो, पर ये सब क्या है? बड़ा गंदा काम हुआ है, बड़ा गंदा। ये सिर्फ फैक्ट हैं, सिद्धांतों का काम नहीं है। एक केस के सिलसिले में नॉरवुड से आया था। मैं स्टेशन पर था जब ये मैसेज आया था। तुम क्या सोचते हो, ये आदमी किस तरह मरा? ओह, ये ऐसा केस नहीं है जिस पर मैं अपने सिद्धांत झाड़ सकूं, होम्स ने रुखाई से कहा। नहीं नहीं, फिर भी हम इनकार नहीं कर सकते कि तुम कभी कभी सटीक राय जाहिर करते हो। दोस्त, दरवाज़ा बंद है। आधा मिलियन के कीमती जेवर गायब हैं। खिड़की का क्या हाल था? बंद थी, पर खिड़की की दहली पर कदमों के निशान थे। खैर, खिड़की अगर बंद थी तो उनके कदमों का कोई मतलब नहीं बनता। ये तो सहज बुद्धि की बात है। हो सकता है कि उस आदमी को दौरा पड़ा हो, पर फिर जेवर गायब हैं। हाँ, मेरी समझ में कुछ आ रहा है। मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसी समझ कौन जाती है। ज़रा बाहर निकलना सार्जेंट। और तुम मिस्टर शाल्टो, तुम्हारा दोस्त रह सकता है। इसके बारे में क्या सोचते हो होम्स? शाल्टो ने खुद कबूला है कि पिछली रात वो अपने भाई के साथ था। भाई को दौरा पड़ने से मर गया और शाल्टो खजाने के साथ निकल गया। कैसी रही? और फिर मरा हुआ आदमी बड़ी समझदारी से उठा और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। यहाँ कोई गड़बड़ है। अब इस मामले में अपनी कॉमन सेंस लागू करनी होगी। ये थेडियस शाल्टो अपने भाई के साथ था, लड़ाई भी हुई थी, इतना हम जानते हैं। अब भाई मर गया और खजाना जा चुका है, ये भी हम जानते हैं। थेडियस के जाने के बाद किसी ने भी भाई को नहीं देखा। वो बिस्तर में नहीं सोया था। जाहिर है कि थेडियस बड़ी परेशानी की हालत में है। उसकी दशा देखी नहीं जा रही है। मैं अपना जाल थेडियस के चारों ओर बुन रहा हूँ। जाल उस पर कसता जा रहा है। तुम्हारे पास अभी सारे तथ्य नहीं हैं, होम्स ने कहा। लकड़ी का ये कांटा, जो मैं जानता हूँ कि जहरीला है, इस आदमी की खोपड़ी में था, जहाँ तुम अब भी निशान देख सकते हो। ये काट टेबल पर पड़ा था और उसके पास यह अजीब सा पत्थर के सिरे वाला औजार। ये सब तुम्हारे हिसाब से केस से कैसे ताल्लुक़ रखता है? हर दशा में उसे मजबूत बनाता है, मोटे जासूस ने घमंड से कहा। घर भारतीय कलाकृतियों से भरा पड़ा है।
थेडियस इसको लेकर ऊपर आया और अगर ये कांटा जहरीला है तो थेडियस ने इसका इस्तेमाल भाई को मारने में किया। ये कार्ड हमें बहकाने के लिए रखा गया है, जिसका कोई मतलब नहीं। बस एक ही सवाल बचा है कि वो यहाँ से गया कैसे। अरे देखो, छत में एक सुराख है। अपने नाप के अनुपात में गजब की फुर्ती दिखाते हुए वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ अटारी में घुस गया और तुरंत बाद ही हमने उसकी एक्साइटेड आवाज़ सुनी कि उसे गुप्त दरवाज़ा मिल गया है। वो कुछ ढूंढ भी सकता है, होम्स ने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल कर लेता है। ऐसा है, एथेल्नी जोन्स ने सीढ़ियों पर फिर से प्रकट होते हुए कहा। फैक्ट खोजना ही ठीक रहता है। इस केस के मामले में मेरी राय तय हो गई है। छत की तरफ जाने के लिए गुप्त दरवाज़ा है और वो थोड़ा सा खुला हुआ है। वो मैंने ही खोला था। अच्छा अच्छा, तो तुमने भी गौर किया। वो इस बात से निराश लगा। खैर, जिस किसी ने पहले गौर किया हो यह फ़र्क नहीं पड़ता, पर इससे तो यही मालूम होता है कि हमारा सज्जन कैसे भागा। इंस्पेक्टर। जी सर। गलियारे से आवाज़ आई। मिस्टर शॉल्टो से कहो कि यहाँ आए। उसके आने पर वो बोला, मिस्टर शेल्टो, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुमको सूचित करूं कि तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। मैं तुमको क्वीन के नाम पर गिरफ्तार करता हूं कि तुम अपने भाई के मौत के जिम्मेदार हो। अब देखो, क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? बेचारा छोटा आदमी चिल्लाया, हाथ पटकते और हम दोनों की तरफ बारी बारी से देखने लगा। इसके बारे में चिंता मत करो मिस्टर शल्टो, होम्स ने कहा। मैं समझता हूं कि मैं तुमको इस आरोप से बरी करवा दूंगा। ज़्यादा दिलासा मत दो मिस्टर थियोरिस्ट, ज़्यादा दिलासा मत दो। जासूस भड़क उठा। तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ये उससे कहीं ज़्यादा कठिन मामला है। न सिर्फ मैं इसे निर्दोष साबित करूंगा मिस्टर जोन्स, बल्कि मैं आपको मुफ्त के तोहफे के तौर पर पिछली रात इस कमरे में हाजिर 2 आदमी में से एक आदमी का नाम और हुलिया बता सकता हूँ। ये मानने के लिए मेरे पास पर्याप्त वजह है कि उसका नाम जोनाथन स्मॉल है। वो कम पढ़ा लिखा आदमी है, छोटा फुर्तीला, जिसका दायां पैर नहीं है। वो लकड़ी का पैर पहनता है जो अंदर की तरफ घिस चुका है। उसके बाएं बूट का सोल चौकोर पंजे वाला है और एड़ी पर एक बैंड है। वो अधेड़ उम्र का है, सूरज से स्याह पड़ा रंग और क्रिमिनल भी रहा है। ये कुछ इशारे हैं, तुमको कुछ मदद दे सकते हैं। इसके अलावा उसकी हथेली की काफ़ी खाल छिली हुई है। दूसरा आदमी। दूसरा आदमी, एथेल्नी जोन्स ने चिढ़ाने की सी आवाज़ में पूछा। हालांकि मैं आसानी से देख पा रहा था कि वो इम्प्रेस भी था होम्स की इतनी दो टूक बात सुनकर। ये बड़ा अजीब आदमी है, शर्लक होम्स ने वापस मुड़ते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही दोनों का आपसे परिचय करा दूंगा। तुमसे एक बात कहनी है वॉटसन। वो मुझे सीढ़ी के सिरे तक ले गया। ये इम्पॉसिबल सी वारदात हमारी यात्रा के असली मकसद से हमें दूर ले गई है। मैं भी अभी यही सोच रहा था, मैंने जवाब दिया। ये उचित नहीं है कि मिस मार्स्टन इस पीड़ित घर में रहें। नहीं, तुम उसको लेकर घर जाओ। वो मिसेस सीसिल फॉरेस्टर के साथ लोअर कैम्बलवेल में रहती हैं, इसलिए वो बहुत दूर नहीं है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा अगर तुम लौटना चाहो, या शायद तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो। किसी हालत में नहीं। मैं नहीं सोचता कि मैं तब तक आराम कर पाऊंगा जब तक मुझे इस रोमांचक मुकाबले के बारे में कुछ और जानकारी नहीं मिलती। मैंने ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मैं कसम खा सकता हूँ कि आज रात के इतने सारे अजीब अजूबे देखकर मैं पूरी तरह हिल चुका हूँ। फिर भी इतनी दूर आ जाने पर मैं इस मामले को सुलझता देखना चाहता हूँ। तुम्हारे रहने से मुझे बड़ी मदद मिलेगी, उसने जवाब दिया। हम ये केस अपने आप सुलझाएंगे और इस बड़बोले जोन्स को जो कहानी गढ़नी है गढ़ ले। मिस मार्स्टन को छोड़ने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम नंबर 3 पिंचन लेन लैम्बेथ चले जाओ, जो पानी के किनारे है। दाएं से तीसरा घर शर्मन नाम के आदमी का है। खिड़की पर तुम एक नेवले के मुंह में खरगोश देखोगे। बूढ़े शर्मोन को जगाना और कहना कि मुझे फौरन टोबी चाहिए, और तुम टोबी को कैब में अपने साथ लेकर आओगे। कुत्ता शायद, हाँ, एक अजीब सड़की कुत्ता जिसमें सूंघने की अद्भुत क्षमता है। मैं टोबी की मदद लेना पसंद करूंगा, पूरे लंदन में जासूसी फौज के बदले। फिर मैं उसे ले आऊंगा, मैंने कहा। इस वक्त 1 बज रहा है, मैं शायद 3 बजे तक लौट आऊंगा अगर मुझे ताज़ा घोड़ा मिल सके तो। और मैं, होम्स ने कहा, देखूंगा कि मिसेस बर्नस्टोन और इंडियन नौकर से क्या बात कर सकता हूँ, जो जैसा थेडियस बताता है अगली अटारी में सोता है।
फिर मैं इस महान जोन्स के तरीकों पर गौर करूंगा और उसकी छींटाकशी सुनूंगा, जो सुनने में अच्छी नहीं लगती। पुलिस अपने साथ कैब लेकर आई थी और इसी कैब में मैं मिस्टर मास्टरन को उसके घर तक छोड़ने गया। स्त्रियों की दिव्य क्षमता के अनुरूप, जिसमें अपने से कमज़ोर के सामने वो अपनी परेशानियों का इजहार नहीं करती, मिस मास्टन भी डरी हुई हाउसकीपर के सामने शांत और खुश दिख रही थी। पर कैब के अंदर पहले तो वो बेहोश हुई और फिर उस पर रोने का दौरा चढ़ा। रात की घटनाओं से उसके ऊपर इतना बुरा असर पड़ा था। उसने मुझे बताया कि उस वक्त उसने मुझे ठंडा और रूखा पाया। उसे मेरे दिल में उठ रही दुविधा का अंदाज़ा नहीं था, या मैं कितनी कोशिश करके अपने आप को संयम में रख रहा था। मेरी सहानुभूति और प्यार उसके साथ थे, जैसे बगीचे में मेरा हाथ उसके हाथ में था। मुझे लगा कि ज़िंदगी के तमाम अनुभवों के बावजूद मैं उसके अच्छे स्वभाव को नहीं जान पाता, जितना आज वो विचित्र अनुभवों के दौरान उसके साथ रहकर जान पाया था। पर फिर भी दो बातों ने मेरे दिल की बात होंठों के बाहर आने नहीं दी। वो कमज़ोर और बेबस थी और उसके दिल और दिमाग हिल उठे थे। ऐसे वक्त में उसके ऊपर मोहब्बत थोपने का मतलब होता कि उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाना। इसके अलावा वो अमीर थी। अगर होम्स की कोशिश कामयाब हो जाती तो वो भारी दौलत की वारिस हो जाएगी। क्या ये उचित था कि आधी तनख्वाह पाने वाला एक सर्जन ऐसी नज़दीकी का फ़ायदा उठाए जो महज इत्तेफाक से हुई थी? क्या वो मुझको दौलत का लालची और सस्ता आदमी नहीं समझेगी? मुझे गवारा नहीं था कि ऐसी बात उसके मन में उठे। आगरा का यह खजाना हमारे बीच एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। जब हम मिसेज सीसिल फॉरेस्टर के घर पहुंचे तो करीब 2 बज रहे थे। नौकर घंटों पहले सो चुके थे, पर मिसेज फॉरेस्टर को उस अजीब संदेश में इतना इंटरेस्ट था जो मिस मार्स्टन को मिला था कि वो उसकी वापसी का इंतज़ार करती। वो अब तक जागी हुई थी। उसने खुद ही दरवाज़ा खोला। एक अधेड़ उम्र की आकर्षक महिला, और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उसने कितने प्यार से उसकी कमर में हाथ डालकर उसका बिल्कुल माँ की सी आवाज़ में स्वागत किया। साफ था कि वो केवल पेइंग गेस्ट नहीं थी, एक प्यारी दोस्त थी। मेरा परिचय हुआ और मिसेस फॉरेस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अंदर आकर सब बातें बताऊं। फिर भी मैंने उनको बताया कि मुझे अभी ज़रूरी काम है, और वादा किया कि अगर केस में कोई तरक्की होती है तो मैं उनको बताने ज़रूर आऊँगा। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने मुड़कर पीछे देखा। मुझे वो दोनों अब भी सीढ़ियों पर खड़ी नज़र आ रही थीं। दोनों सलीकेदार आकृतियाँ, आधा खुला दरवाज़ा, रंगीन कांच से आती हॉल की रोशनी, सीढ़ियों के चमकीले हत्थे और बैरोमीटर। एक शांत इंग्लिश घर की ये झलक उस खौफनाक काम के बीच बड़ी राहत दे रही थी जिसमें हम उलझे हुए थे। जितना भी मैंने पूरी घटना के बारे में सोचा, मुझे वो और भी काली और फैलती हुई दिखी। गैस की रोशनी से जगमगाती वीरान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते मैंने सारी घटनाओं को शुरू से आखिर तक सोचा। एक बात तो तय थी कि कम से कम मूल उलझन साफ हो गई थी। कैप्टन मार्स्टन की मौत, मोतियों का तोहफा, विज्ञापन पत्र, इन सभी घटनाओं के राज खुल चुके थे। पर इन सब राज के खुलने पर हम एक और भी गहरी साजिश के करीब पहुंच चुके थे। भारतीय खजाना, मार्स्टन के सामने पाया गया अजीब नक्शा, मेजर शॉल्टो की मौत का अजीब दृश्य, खजाने के पाए जाने के तुरंत बाद ही खोजने वाले की मौत, क्राइम के लिए इस्तेमाल में लाई गई अजीबोगरीब चीज़ें, कदमों के निशान, हथियार, कार्ड के ऊपर लिखे हुए शब्द जो कैप्टन मार्स्टन के चार्ट पर भी थे। यहाँ पर ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें मेरे दोस्त होम्स से कम अक्ल वाले किसी भी आदमी को सुराग तलाशने में निराशा ही हाथ लगती। पिंचिन लेन, लेम्बेथ के निचले इलाके में 2 मंजिला घरों की बदरंग कतार थी। मुझे नंबर 3 पर कुछ देर तक खटखटाना पड़ा, तब जाकर अंदर कुछ हरकत हुई। आखिर में पर्दे के पीछे से मोमबत्ती की लौ की परछाई सी दिखी और ऊपर खिड़की से एक चेहरा झांका। यहाँ से दफा हो जा शराबी, चेहरे ने कहा। अगर और शोरगुल किया तो मैं कुत्तों के दड़बे खोलकर 43 कुत्ते तुम्हारे पीछे दौड़ा दूंगा। अगर तुम एक कुत्ता मुझे दे दो, मैं इसीलिए आया हूँ। हाँ, कहते जाओ, आवाज़ आई। यहाँ थैले में मेरे पास एक सांप है जो तुम्हारे सिर पर गिरा दूंगा अगर तुम यहाँ से भाग नहीं जाते। पर मुझे एक कुत्ता चाहिए, मैं चिल्लाया। मुझसे बहस मत करो, शेरमन चिल्लाया। अब रास्ते से हटो, क्योंकि जब मैं 3 गिनूंगा सांप नीचे गिर जाएगा।
मिस्टर शेरलॉक होम्स, मैंने कहना शुरू किया। इन शब्दों का लगभग जादुई असर हुआ, क्योंकि खिड़की फौरन बंद हो गई और मिनट भर में ही दरवाज़ा खुल गया। मिस्टर शेरमान दुबला पतला, झुके कंधे, झुर्रीदार गर्दन और नीले शीशे का चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी था। मिस्टर शेरलॉक होम्स के दोस्त का हमेशा स्वागत है, वो बोला। अंदर आइए सर, इससे बचकर, क्योंकि ये काट लेता है। आह बदमाश बदमाश, क्या तुम इस सज्जन को काटोगे? ये उसने एक से कहा, जिसने अपना खूंखार मुंह और लाल आंखें अपने पिंजरे की सलाखों से बाहर निकाल रखी थी। उससे डरिए मत सर, यह कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसके दांत भी नहीं हैं, इसलिए मैं इसे कमरे में खुला छोड़ देता हूँ, क्योंकि इससे कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि मैं पहले आप पर चिल्ला रहा था, क्योंकि बच्चे मुझे तंग करते हैं और कोई कोई तो गली में आकर यूं ही दरवाज़ा खटखटा जाता है। मिस्टर होम्स ने आपको किस लिए भेजा था? उसको तुम्हारा एक कुत्ता चाहिए। ओह, वो तो टोबी होगा। हाँ, टोबी नाम ही बताया था। टोबी नंबर 7 में है, यहाँ से बाईं ओर। वो धीरे धीरे मोमबत्ती लिए आगे बढ़ा, अपने जानवरों के परिवार के साथ जो उसके इर्द गिर्द थे। उस अनिश्चित रोशनी में मैं धुंधला सा देख पा रहा था कि चमकती आंखें हर मोड़ और कोने से हमारा पीछा कर रही थी। हमारे ऊपर छत की बल्लियों पर गंभीर दिखने वाले पक्षी बैठे थे, जो अलसाते हुए कभी एक पैर पर खड़े होते, कभी दूसरे पर, क्योंकि हमारी आवाज़ें उनकी नींद में अड़चन डाल रही थी। टोबी एक भद्दा, लंबे बालों वाला, लटके हुए कानों वाला, भूरे सफ़ेद रंग का एक सड़की कुत्ता था, जिसकी चाल भी बेढंगी थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने चीनी का एक ढेला मेरे हाथ से लिया, जो बूढ़े ने मुझे दिया था, और इस तरह हमारे बीच दोस्ती हो गई। वो कैब तक मेरे पीछे पीछे चला आया और मेरे साथ जाने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं की। पैलेस की घड़ी में अभी अभी 3 बजे थे, और तब मैंने अपने आप को फिर से पौंडीचेरी लॉज में पाया। मुझे पता चला कि इनामी विजेता मैकमर्डो को हत्या का पार्टनर माना गया था और उसे मिस्टर शोल्टो के साथ थाना भेज दिया गया था। संकर गेट पर 2 कांस्टेबल पहरा दे रहे थे, पर जासूस का नाम लेने पर उन्होंने मुझे और कुत्ते को अंदर जाने दिया। होम्स वहीं सीढ़ियों पर खड़ा था, हाथ जेब में और पाइप पीता हुआ। ओह, तुम इसे ले आए, वो बोला। एथेल्नी जोन्स जा चुका है। जब से तुम गए हो, यहाँ पर काफ़ी हलचल रही। उसने न सिर्फ थेडियस को गिरफ्तार किया, बल्कि गेटकीपर, हाउसकीपर और इंडियन नौकर को भी। अब पूरी जगह हमारी है, बस ऊपर एक सार्जेंट है। कुत्ते को यहीं छोड़कर ऊपर आओ। हमने टोबी को हॉल की मेज़ से बांधा और फिर से सीढ़ियों पर चढ़े। कमरा वैसा ही था जैसा हमने छोड़ा था, बस एक कपड़ा लाश पर ढक दिया गया था। एक थका सा दिखने वाला सार्जेंट कोने में लेटा था। मेरी बात पर गौर करो सार्जेंट, मेरे दोस्त ने कहा। अब ये कार्ड मेरी गर्दन में लटकाओ, जिससे ये सामने लटक सके। थैंक यू। अब मैं अपने बूट और मोजे उतारता हूँ। इनको लेकर नीचे चले जाओ वॉटसन। मैं थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरा रुमाल उस जार में डुबो दो, बस इतना काफ़ी है। अब 1 मिनट के लिए मेरे साथ ऊपर अटारी में आओ। हम सुराख से ऊपर गए। होम्स ने फिर से धूल में पड़े कदमों के निशान पर अपनी लालटेन की रोशनी डाली। मैं चाहता हूँ कि इन कदमों के निशान को खास करके देखो, वो बोला। क्या तुमको इनमें कुछ खास नज़र आ रहा है? ये निशान या तो किसी बच्चे के हैं या किसी औरत के। इनके नाप के अलावा क्या कुछ और नहीं? ये बाकी कदमों के निशानों की तरह ही हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो, यहाँ धूल में दाएं पैर का निशान है, और अब मैं इसके पास अपने नंगे पैर का निशान बनाता हूँ। इनमें क्या फ़र्क है? तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं, दूसरे निशान की हर उंगली अलग अलग फैली है। बिल्कुल, यही बताना चाहता हूँ। ये बात ध्यान में रखना। अब तुम उस खिड़की पर जाओ और उसकी लकड़ी सूंघो। मैं यहीं पर रुकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ये रुमाल है। मैंने वही किया जैसा उसने कहा था, और तुरंत ही तेज तारकोल की महक आई। यहाँ से निकलने के लिए उसने वहीं पर पैर रखा था। अगर तुम उसको ढूंढ सकते हो तो टोबी को भी परेशानी नहीं होगी। अब नीचे भागो, कुत्ते को खोलो और ब्लॉन्डिंग को ढूंढो। जब तक मैं नीचे गया, शर्लॉक होम्स छत पर पहुंच चुका था, और मुझे वो बड़ा सा जुगनू जान पड़ रहा था जो छत पर धीरे धीरे टहल रहा था। फिर वो चिमनियों के पीछे छुप गया, पर फिर से नजर आया और उसके बाद फिर से गायब हो गया। जब मैं घूमकर दूसरी ओर गया,
मैंने उसे एक कोने में बैठे देखा। तुम हो वॉटसन? वो चिल्लाया। हाँ, यही वो जगह है। वो नीचे काला काला क्या पड़ा है? एक पानी का पीपा है। उसके ऊपर ढक्कन है। हाँ। सीढ़ी का कोई अता पता? नहीं। नाश हो उसका। ये बड़ी खतरनाक जगह है जहाँ से वो चढ़ गया था। वहीं से मैं नीचे आऊँगा। पानी का पाइप काफ़ी मजबूत लग रहा है। खैर, ये लो, मैं आ गया। पैरों के घिसने की आवाज़ आई और दीवार के किनारे से लालटेन लेकर धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिर हल्की सी छलांग से वो पीपे के ऊपर आया, फिर ज़मीन पर। उसका पीछा करना बड़ा आसान था। अपने जूते मोजे पहनता हुआ वो बोला। पूरे रास्ते टाइल्स ढीले हो गए थे और जल्दी में उसने ये गिरा दिया, जिससे मेरा अंदाज़ा पक्का हो गया। उसने जो चीज़ दिखाई वो रंगीन घासों से बुनी हुई एक छोटी सी जेब या थैली थी और उस पर कुछ दिखावटी मोती लटक रहे थे। उसका आकार और नाप सिगरेट केस जैसा था। अंदर गहरे रंग की लकड़ी के आधा दर्जन कांटे थे, जो एक ओर से पहने और दूसरे सिरे पर गोलाई लिए थे, बिल्कुल उस कांटे की तरह जो बार्थोलोमियो शॉल्टो को चुभाया गया था। ये बहुत ही भयंकर होते हैं, उसने कहा। ध्यान रहे कि अपने को ये कांटा चुभ ना जाए। मुझे इन कांटों को पाकर बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि हत्यारे के सारे कांटे यही हैं। इसलिए जल्द ही मेरी या तुम्हारी खाल में चुभा मिलने का खतरा कम हो गया है। मैं खुद इन कांटों की बजाय बुलेट का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्या तुम लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हो वॉटसन? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे पैर साथ देंगे? अरे हाँ। लो, इसे सूंघो टोबी, सूंघो। उसने रुमाल को कुत्ते की नाक पर रखा, जब जानवर अपने झबरे बालों वाले पैर अलग अलग किए खड़ा रहा। सिर को एक और टेढ़ा करके वो ऐसा लग रहा था मानो कोई कद्रदान, कोई बेशकीमती शराब सूंघ रहा हो। फिर होम्स ने वो रुमाल थोड़ी दूर फेंक दिया, कुत्ते के पट्टे पर एक मजबूत रस्सी बांधी और उसे पानी के पीपे के पास ले गया। कुत्ता तुरंत तेज आवाज में किक्याने लगा और नाक जमीन से सटाकर और पूंछ हवा में लहराता हुआ वो उस गंध के पीछे इस तेजी से दौड़ा कि उसकी रस्सी खींची जा रही थी और हम पूरी ताकत से उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पूर्व दिशा धीरे धीरे सफेद हो रही थी और ठंडी धुंधली रोशनी में कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगा था। चौकोर विशाल घर और उसकी काली काली खिड़कियां और ऊंची सपाट दीवारें हमारे पीछे उदास सी खड़ी थीं। हमारा रास्ता बगीचे से होता हुआ जा रहा था, जो खुदाई की वजह से ऊबड़ खाबड़ था। पूरी की पूरी जगह मिट्टी के ढेरों और बेतरतीबी से उगी हुई घास से पटी हुई थी और वो मनहूसियत घर में घटी काली त्रासदी से मेल खा रही थी। बाउंड्री की दीवार पर पहुंचने पर टोबी उत्तेजना से भोंकता हुआ उसकी छाया के नीचे दौड़ता रहा और आखिर में एक कोने में रुक गया, जहां दो दीवारें मिल रही थीं। कुछ ईंटों को ढीला कर दिया गया था और जो दरारें रह गई थीं वो नीचे से घिस गई थीं, मानो इसे सीढ़ी के तौर पर अक्सर इस्तेमाल किया गया हो। होम्स जल्दी से ऊपर चढ़ा और मुझसे कुत्ते को लेकर उसकी दूसरी तरफ रख दिया। लकड़ी के पैर वालों के हाथों के निशान हैं। जब मैं उसके पास आया तो उसने टिप्पणी की। सफ़ेद प्लास्टर के ऊपर खून का हल्का सा धब्बा देख सकते हो। कितनी अच्छी बात है कि कल से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही। 28 घंटे बीत जाने पर भी सड़क पर इसकी महक रहेगी। मैं मानता हूँ कि जब मैंने उस भारी यातायात को देखा जो इस बीच लंदन की इस सड़क से गुजर चुका था, तो मुझे भी शक हो रहा था, पर जल्द ही मेरा डर दूर हो गया। टोबी कहीं नहीं रुका, न हिचका, पर अपने अजीब से अंदाज में बढ़ता चला गया। लोबान के तेल की तीखी महक बाकी सब महकों से ज़्यादा तेज थी। ये मत सोचो, होम्स ने कहा। इस केस की सफलता के लिए मैं इत्तेफाक पर निर्भर हूँ कि अपराधी में से एक ने रसायन में अपना पैर डाल दिया था। मेरे पास अब इतनी जानकारी है कि मैं कई अलग अलग तरीकों से उनको ढूंढ निकाल सकता हूँ। फिर भी ये तरीका सबसे ज़्यादा पर्याप्त है। मैं बेवकूफ़ ही हूँगा कि अगर मैं इसको अनदेखा कर देता हूँ, पर इसकी वजह से केस वो दिमागी उलझन नहीं पैदा कर पा रहा जिसके शुरू में आसार नज़र आ रहे थे। इससे शायद हमें कुछ तारीफ हासिल होती, पर इस प्रत्यक्ष सुराग से सब बेकार हो गया। इसमें तारीफ है, बहुत है, मैंने कहा। मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ होम्स कि जेफरसन होप की हत्या के मामले में मैंने तुम्हारी जितनी भी तारीफ की थी उससे कहीं ज़्यादा हैरानी मुझे तुम्हारे इस केस को सुलझाने के तरीके पर हो रही है।
पर यह मामला मेरे हिसाब से और भी गहरा और उलझा हुआ है। जैसे तुम कैसे इतने भरोसे के साथ लकड़ी के पैर वाले आदमी का हुलिया बता सकते हो? माय डियर वॉटसन, ये तो आसानी का दूसरा नाम था। मैं नाटकीय नहीं होना चाहता था। ये सब एकदम साफ है और उलझन की कोई गुंजाइश नहीं है। अपराधियों के देखभाल करने वाले दो अफसरों को एक गड़े हुए खजाने के महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में पता चलता है। जोनाथन स्मॉल नाम के आदमी द्वारा एक नक्शा उनके लिए तैयार किया गया। तुमको याद होगा कि हमने ये नाम कैप्टन मार्स्टन के कब्जे में रखे चार्ट पर देखा था। उसने इस पर अपने और अपने दोस्तों के लिए सिग्नेचर किए थे, साइन ऑफ फोर जैसा। उसने ड्रामेटिकली इसको नाम दिया था। इस चार्ट की मदद से अफसरों या एक अफसर ने खजाना ले लिया और इंग्लैंड आ जाता है, पर उसको पाने के लिए एक शर्त पूरी नहीं करता है। तब फिर जोनाथन स्मॉल ने खुद वो खजाना क्यों नहीं लिया? जवाब साफ है। चार्ट की तारीख तब की है जब मार्स्टन अभियुक्तों के नज़दीकी संपर्क में आया था। जोनाथन स्मॉल को खजाना इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो और उसके सहयोगी खुद भी अभियुक्त थे और वहां से निकल नहीं पाए। पर ये तो सिर्फ अंदाज है, मैंने कहा। ये उससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ यही अंदाज़ा सारे फैक्ट्स को अपने में समेटता है। आप देखते हैं कि ये कहानी से कैसे जुड़ते हैं। मेजर शॉल्टो कुछ सालों तक शांति से रहता है, अपने ख़जाने को कब्ज़े में लेकर खुश है। फिर उसे भारत से एक लेटर मिलता है जिससे उसे बड़ा डर लगता है। वो क्या था? एक लेटर जो कहता है कि जिन लोगों को इसने धोखा दिया वो आज़ाद हो गए हैं या भाग गए हैं। इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो जानता था कि उनकी कैद की क्या सीमा है। ये उसके लिए हैरानी की बात नहीं थी। फिर वो क्या करता है? वो अपने को लकड़ी के पैर वाले आदमी से बचाने की कोशिश करता है, जो कि एक गोरा आदमी है, क्योंकि उसने एक गोरे व्यापारी को उसके धोखे में एक बार गोली मार दी थी। अब सिर्फ एक गोरे आदमी का नाम चार्ट पर है, बाकी सारे हिंदू या मुसलमान हैं। दूसरा और कोई गोरा आदमी नहीं। इसलिए हम भरोसे से कह सकते हैं कि लकड़ी के पैर वाले का नाम जोनाथन स्मॉल ही है। क्या इस तर्क में तुमको कोई गलती नज़र आती है? नहीं, बिल्कुल साफ और सटीक है। चलो, अब अपने को जोनाथन स्मिथ की जगह रख कर देखते हैं। हम उसके नज़रिए से बात करते हैं। वो दो काम करने इंग्लैंड आता है, एक तो अपना हक वापस लेने और दूसरा उससे बदला लेने जिसने उसके साथ धोखा किया था। उसने शर्टों का ठिकाना ढूंढ निकाला और बहुत पॉसिबल है कि उसने घर के अंदर के किसी आदमी से दोस्ती काट ली थी। एक तो शायद बटलर लाल राव है जिसको हमने नहीं देखा है। मिसेस बर्नस्टोन उसको अच्छे चरित्र वाला नहीं समझती। फिर भी स्मॉल उस खजाने को ढूंढ नहीं पाता क्योंकि मेजर और एक वफादार नौकर जो मर चुका है, इन दोनों के अलावा किसी को भी यह राज मालूम नहीं था कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। अचानक जोनाथन स्मॉल को पता चलता है कि मेजर मौत की कगार पर खड़ा है। इस हड़बड़ाहट में कि कहीं खजाने का राज उसके साथ ही दफन न हो जाए, वो पहरेदारों को चकमा देकर मरते हुए आदमी की खिड़की तक जा पहुंचता है और उसके दो बेटों की मौजूदगी की वजह से अंदर नहीं जाता। नफरत से पागल जो मरने वाले के लिए उसके मन में थी, वो उसी रात कमरे में एंटर करता है और ख़जाने से संबंधित कोई दस्तावेज पाने के इरादे से उसके निजी कागजातों को खंगालता है। आखिर में एक कार्ड पर शॉर्ट सी बात लिखकर सबूत छोड़ जाता है। उसने निसंदेह पहले से ही योजना बना ली थी कि अगर वो मेजर का काम तमाम कर देता है तो वो उसकी देह पर कुछ ऐसा निशान छोड़ेगा कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है। पर चारों दोस्तों के नज़रिए से उसको न्याय दिया गया है। अपराध जगत के इतिहास में इस तरह की सनकें आम होती हैं और अक्सर इनके द्वारा अपराधी के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है। क्या तुमको ये सब समझ आ रहा है? बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। अब जोनाथन स्मॉल क्या करता है? वो तो खजाना ढूंढने के लिए की जा रही कोशिशों पर ही नज़र रख सकता था। शायद वो इंग्लैंड के बाहर चला जाता है और बीच बीच में वापस आता रहता है। फिर अटारी ढूंढ ली जाती है और उसको फौरन इस बात की जानकारी दे दी जाती है। अब भी हमें घर के अंदर किसी भेदी के होने का अंदाज़ा लगता है। अपने लकड़ी के पैर के सहारे जोनाथन बार्थोलोमियो शॉल्टो की ऊंची अटारी पर बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, पर वो अपने साथ एक अजीब पार्टनर को ले जाता है जो ये कठिनाई दूर कर देता है।
पर अपना नंगा पैर लोबान के जार में डाल देता है, जहां आप टोबी एंटर होता है और जख्मी पैर वाले आधी तनख्वाह पाने वाले अफसर के लिए आधी मील की लंगड़ी दौड़। पर उसके पार्टनर ने, ना कि जोनाथन ने हत्या की है। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें, ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।